Welcome back to the 100 Cases, where you read less and you learn more. And in this video, we will talk about the case of Sachindranath versus official trustee. And if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. तो इस केस में क्या होता है कि फादर होते हैं और वो एक ट्रस्ट बनाते हैं अपनी फैमिली के लिए कि अगर वो मर जाएं तो उनकी फैमिली के पास कुछ अर्निंग आती रहे। तो फिर वो एक ट्रस्ट बनाते हैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर और उस ट्रस्ट के वो सेटलर बन जाते हैं। तो उस ट्रस्ट में वो एक रूल बनाते हैं कि अगर वो कोई भी पैसे की लेन देन के लिए कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो अपनी एक विल बनाएंगे और वो विल एग्जीक्यूट तभी होगी जब वो मर जाएंगे। तो वो ट्रस्ट अपना ऐसा बनाते हैं कि उस ट्रस्ट में से जो भी इनकम होगी उसमें से 50 रुपये उनकी वाइफ के पास जाएंगे और जो भी रुपए एक्स्ट्रा आएंगे उसमें से आधे आधे उनके दोनों बेटों के पास चले जाएंगे। और अगर वो उनके मरने के बाद उनका एक बेटा मैच्योर हो जाता है तो वो उस ट्रस्ट का अकेला ट्रस्टी बन जाएगा और जैसे ही उनका दूसरा बेटा मैच्योर हो जाता है तो वो दोनों ट्रस्ट के जॉइंट ट्रस्टी बन जाएंगे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो सेटलर होते हैं वो कोर्ट जाते हैं और वो कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि मुझे इस ट्रस्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करनी है। लेकिन उन्होंने पहले तो ये लिख दिया था कि अगर उन्हें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है तो वो उनके विल से होगी और वो भी उनके मरने के बाद। तो वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि मुझे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है और फिर कोर्ट उनके दोनों बेटों को एक समन देती है, लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं होता है। और फिर कोर्ट ये डिसाइड कर देता है कि जो सेटलर होते हैं उनकी जो भी चेंजेस होंगे वो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। तो फिर सेटलर यानी कि फादर ये चेंजेस करते हैं कि उसे एक ट्रस्ट का एक ऑफिशियल ट्रस्टी बना देते हैं जो कि एक ऑफिशियल होता है और वो जब भी चाहें तब वो उस ट्रस्ट की पेमेंट जो उनकी बेटे और उनकी माँ के पास जाती है उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि पुराने वाले टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करती है। और फिर जो उस ट्रस्ट से इनकम होती थी उनकी वाइफ को, जो कि 50 रुपए थी, वो उसको घटा के 20 रुपए कर देते हैं। और फिर कुछ सालों बाद 1938 में वो एक और ट्रस्ट बनाते हैं उसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को लेके और उसमें वो ये कहते हैं कि इस ट्रस्ट से अब एक भी रुपया इनकी वाइफ और उनके बेटों के पास नहीं जाएगा। तो फादर यानी कि सेटलर के मरने के बाद उनका एक बेटा कोर्ट में केस लेके आता है और वो ये कहता है कि उनके फादर ने जो सबसे पहले कोर्ट में उस ट्रस्ट के रूल्स पे चेंजेस कराए थे वो सारे वॉइड हैं और वो जो समन्स का ऑर्डर कोर्ट ने बहुत पहले दिया था वो भी वॉइड है और वो उस कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है। तो फिर कोर्ट इस केस में ये कहता है कि जो पहला कलकत्ता कोर्ट का ऑर्डर था कि वो उस ट्रस्ट के रूल्स चेंज कर सकते हैं वो ऑर्डर सही नहीं था, क्योंकि जो ट्रस्ट में लिखा हुआ था पहले से ही कि इस ट्रस्ट के रूल्स तभी चेंज होंगे जब जो सेटलर हैं उनकी डेथ हो जाएगी और वो रूल इररेवोकेबल था। तो इसीलिए इस ट्रस्ट में कोई भी चेंजेस किए गए हैं तो वो चेंजेस वॉइड हैं। और फिर कोर्ट ये कहता है कि बिफोर अ कोर्ट कैन स्टेट द जुरिडिक्शन ओवर अ मैटर इट मस्ट नॉट ओनली हैव द जुरिडिक्शन टू ट्राई बट मस्ट also have authority to decide, question and pass the appropriate order। कि मतलब कोई भी केस अगर किसी कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर आ रहा है तो वो तुरंत उसकी हियरिंग नहीं कर सकता है, उसको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या उस पर वो पावर है कि उस केस के लिए वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर दे पाए, और जैसा कि कलकत्ता कोर्ट के पास नहीं था और तभी कोर्ट ने उस केस का वो ऑर्डर जुरिडिक्शन के तौर पे इलीगल और इनवैलिड करार दिया था। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।